चलो ध्यान देते हैं। और लास्ट में हमने निर्देश इलेक्ट्रोड SHE की सहायता से जिंक का निकाला था मानक अपचयन विभव। क्योंकि सेल की पूरी प्रक्रिया से पहले हमको जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव प्राप्त हुआ था, जिसका चिन्ह बदल के हमने उसका मानक अपचयन विभव अर्थात E0 RC ज्ञात किया था। कितना? -0.76 वोल्ट ज्ञात किए थे ना। और SHE का तो हमको पता ही है 0.00 होता है। अब इसके आधार पर जिंक का निकाला गया और धातु के इलेक्ट्रोडों का निकाला गया होगा, निकाला जाएगा। ऐसे ही मान लो अब जिंक का पता चल गया तो जिंक के सापेक्ष भी तो किसी और का निकाल सकते हैं। अब ऐसा है नहीं कि सबका SHE से ही बार बार प्रयोग करके निकाले। जिंक का हमने पता कर लिया तो अब मान लो जिंक को हमने कॉपर वाले के साथ जोड़ा तो इसमें जिंक का हमें पता चल गया है ना, तो कॉपर वाले का निकल सकता है घटाने के बाद। जैसे इसमें हाइड्रोजन वाले का पता था 0.0, वैसे अब इसमें जिंक का पता चल जाएगा ना -0.76 पता चल जाएगा। उसके बाद कॉपर वाले का आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से कॉपर का पता चल गया तो 3 का हमें पता चल गया और का निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी धातुओं के लिए निकाला गया जो इलेक्ट्रोडों के रूप में प्रयोग की जाती थी और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती थी। अब वो इलेक्ट्रोडों के रूप में प्रयोग की जा रही थी और उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर एक जानकारी प्राप्त की गई कि उनके मानक अपचयन विभव इस प्रकार से मिल रहे हैं कि जैसे मानक अपचयन विभव का अगर घटता क्रम रखेंगे तो उनकी क्रियाशीलता भी घटते क्रम में हो जाएगी। मानक अपचयन विभव का घटता क्रम लिखेंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी घटते क्रम में हो जाएगी। मानक अपचयन विभव का घटता क्रम लिखेंगे तो उनका ऑक्सीकरण करने की क्षमता में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, ये प्रकार से। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, देखा कि अगर इनको सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित क्रम से हमको श्रेणी प्राप्त हो जाती है। तो क्या किया उन्होंने, बहुत सारी धातुओं के लिए निकाला, लगभग 20 या 23 धातुएं हैं, तो 20-23 धातुओं के लिए निकाला गया और उनको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया और उसमें कुछ निश्चित चीजें बता दी गई कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये घटेगा। इसके आधार पर जो सीरीज मिली हमको उसको कह दिया गया विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, अब उस विद्युत रासायनिक श्रेणी से 2 नंबर के सवाल फिक्स होते हैं, याद रखे रहना। एक तो 4 चीजें दे दी जाएंगी, उनको पूछेगा इनको सक्रियता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, चाहे आपकी कारक क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, चाहे आप चाहे क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, चाहे घटते क्रम में व्यवस्थित करो। समझ गए? तो ये सारी चीजें हमको सीरीज से पता चल जाएंगी। इनको हम लिखना शुरू करते हैं और किसी का नहीं बताते। एक का समझ लीजिए वो जिंक वाले का, ऐसे ही जिसका निकालना होगा जोड़ सकते हो। ये सब एग्जाम की चीजें नहीं है, बस एक समझाना था, समझा दिए थे, हो जाएगा। अब जिसका निकालना होगा उसको जोड़ सकते हो। हमने कहा था तुम्हारा विभव मापी ही बताएगा कि धारा की दिशा किधर होगी, और धारा की दिशा पता चल गई तो हम जानते हैं धारा की दिशा कैथोड से किसकी ओर होती है, एनोड की ओर होती है। तुरंत हमको कैथोड एनोड पता चल जाएगा। कैथोड एनोड पता चलने से ये कैथोड एनोड की अभिक्रिया पता चल जाएगी। उसके बाद ईओपी ईआरपी पता चल जाएगा और ई सेल तो विभव मापी हमको बता देगा। घटाने के बाद जिसका नहीं पता उसका निकल जाएगा, हो जाएगा। अगर उसने जिसका निकालना है उसने कैथोड का काम किया तब तो सीधे सीधे उसका मानक अपचयन विभव आएगा। जिसका निकालना है अगर उसने कैथोड का काम किया तब सीधे सीधे उसका मानक अपचयन विभव आएगा। लेकिन जिसका निकालना है और उसने एनोड का काम किया तब उसका हमको E0 RP चिन्ह बदल के निकालना पड़ेगा, जैसा कि हमने जिंक के लिए निकाला था। समझ गए? अभी यही कॉपर के लिए निकालते ना, कॉपर के लिए तब पहले से ही उसका E0 RP आता, पहले ही उसका E0 RP आता, तब हमको उसको नहीं बदलना पड़ता। क्यों? क्योंकि कॉपर को जब SHE से जोड़ते हैं तो विभव मापी का विक्षेप SHE की ओर हो जाता है, अर्थात धारा SHE की ओर जाएगी। किसकी ओर से? कॉपर से। ठीक है, तो किससे किसकी ओर जाती है? कैथोड से एनोड की ओर धारा जाती है ना, तो इस बार SHE एनोड का कार्य कर देगा और जो कॉपर वाला होगा वो किसका कार्य करेगा? कैथोड का। तो कैथोड का हम जानते हैं, हम E0 RP लेते नहीं लेते, तो उसमें डायरेक्ट हमको E0 RP मिल जाएगा, हो जाएगा। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि मतलब हर जगह पे तुमको बदलना पड़ेगा, कुछ में नहीं बदलना पड़ेगा। जैसे भी विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के नीचे जितने होंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन वाले से जोड़ने के बाद किसका काम करते हैं? कैथोड का काम करते हैं, हो जाएगा। अभी देखो लिखो, समझ जाओगे।
हाइड्रोजन वाली हर किसी का भी काम कर सकती है, हमने पीछे लिखवाया, ठीक है। अगर उसको एनोड के साथ जोड़ेंगे तो कैथोड का काम करेगी, कैथोड के साथ जोड़ेंगे तो किसका काम करेगी, एनोड का काम करेगी, दोनों का काम कर सकती है, ठीक है। सब लिखवा दो, हेडिंग लिखवा दो, विद्युत रासायनिक श्रेणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, हो गया ना। इलेक्ट्रो, ELECTRO, CHEMICAL, SERIES, इसको बोलते हैं ECS, हो गया। या शॉर्ट फॉर्म हिंदी में भी इसका यही लिखा जाता है, वीराश्रय। ये सवाल में दे के पूछा गया, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, सवाल में दे के पूछा जाता है, पूरा नाम नहीं लिखता है कभी कभी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या ECS, या वीराश्रय, विद्युत रासायनिक श्रेणी, हो जाएगा ना। ये ध्यान में रखना है, हम लोग भी ECS का ही प्रयोग हर जगह करेंगे। अब देखो, लिखो, जब तत्वों को हो गया ना, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों, जब तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों, कोष्ठक में लिख देना E0 RP, E0 RP को ही तो कहा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभवों, हो गया। के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी, 10 में पढ़े हो इसको, या सक्रियता श्रेणी, हो गया, कहते हैं, हो गया ना। ये चीज को ध्यान में रखना है, तो लिखो नीचे, ये पेज छोड़ो, अगले नए पेज से शुरू करो, या तो अगर इस पेज पे लिख रहे हो तो कम से कम तुम्हारे पास 24 लाइन होनी चाहिए, नहीं तो अगले नए पेज से शुरू करो, इसको छोड़ दो। इसमें अभी देखो
अधातुओं का जब बनवाएंगे तो वहां बना लेना अधातुओं वाला छोटा है। तो नीचे अब लिखते हैं, अगले पेज पे लिखो काली पेन से, धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी निम्न प्रकार है। कैसे लिखना, एनटीपी पर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप और दाब, अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 वायुमंडल दाब। इसी पर तो जो विभव निकला था उसको हमने मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहा था। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखे, एनटीपी पर हो गया धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी निम्न प्रकार है। धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। हो गया, धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी निम्न प्रकार है। अब देखो, कॉलम बनाएंगे, तत्व, उसके बाद इलेक्ट्रोड प्रदर्शन, ये बहुत पतला बनाना, लास्ट वाला सबसे चौड़ा रहेगा, उसी में लिखेंगे मानक अपचयन विभव E0 RP। हो गया ना। कैसे लिखना है पहले ये देख लो। इसमें सबसे पहला तत्व आता है लिथियम। क्या आता है जी, लिथियम। अब तनिक एक चीज बताओ, लिथियम बनाता है 1+ वाला आयन, ये भी समझा दिए। तो हम इलेक्ट्रोड प्रदर्शन में Li से Li+ प्रदर्शित करेंगे या Li+ से Li प्रदर्शित करेंगे यहाँ के परिप्रेक्ष्य में। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर मानक अपचयन विभव ले रहे हैं ना, ले रहे नहीं ले रहे। और अपचयन कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है, होता है। तो इसमें से कौन सा रिएक्शन कैथोड वाला है? हमने डेनियल सेल का प्रदर्शन पढ़ा था। डेनियल सेल का प्रदर्शन हमने कुछ इस तरह से दिखाया, Zn से Zn2+, लवण से तो Cu2+ से Cu, जिसमें यही वाला हिस्सा तो कैथोड था, दिखाई दे रहा है। अर्थात कैथोड की अभिक्रियाएं इस प्रकार से होंगी, पहले धनायन बाद में परमाणु, होगा ना। कैथोड में पहले धनायन, तभी तो धनायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो परमाणु बनेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी तो अपचयन होगा, होगा ना। इसका मतलब यहाँ पे देखो, ऐसे हमने दिखाया था, Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2+ बनाएगा, और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, Cu बनाएगा। बताओ कौन सा ऑक्सीकरण है, कौन सा अपचयन है? ऊपर वाला ऑक्सीकरण है ना, इलेक्ट्रॉन उत्पाद की साइड में प्लस में दिख रहे हैं, नीचे वाला क्या बोले, अपचयन बोले थे, नीचे वाला अपचयन है, इधर इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है इसलिए अपचयन है। तो हमको कौन सा लेना है, यहाँ पे अपचयन वाला लेना है ना। तो अगर इसको देखो तो इसमें पहले जिंक है फिर Zn2+ है, इसको देखो तो पहले Cu2+ है तब Cu है, अर्थात पहले धनायन होगा और तब क्या होगा, परमाणु होगा। तो हमको यहाँ पे वही लेना है जिसमें पहले धनायन और बाद में क्या हो, परमाणु हो। तो कौन सा लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा। सही दोनों है, लेकिन ये ऑक्सीकरण के लिए है और ये किसके लिए है, अपचयन के लिए। श्रेणी हम किस पर बना रहे हैं, अपचयन पर बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपचयन लेना जरूरी हो जाएगा, तभी प्रदर्शन पता चलेगा। अगर ऑक्सीकरण निकालना होगा तो इसका ठीक उल्टा ये वाला कर लेना, तब हो जाएगा, चिन्ह भी उधर बदल जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। इतना तो जानते ही हो, Li+ से
Li इसका प्रदर्शन हो गया। इसका होता है बीच में लिखना, दोनों तरफ तीर बनाने के लिए जगह छूटेगी, -3.04। अब यहाँ पे माइनस का मतलब ये मत समझ लेना कि माइनस उसके चिन्ह को दर्शा रहा है, माइनस बस यही बता रहा है कि उसका जो मानक अपचयन विभव है वो ऋणात्मक होगा, अर्थात ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष एनोड का काम करेगा। किसका काम करेगा जी? एनोड का। SHE के सापेक्ष एनोड का काम करेगा। जैसे कल वाले प्रक्रिया में जिंक की छड़ ने किसका काम किया था? एनोड का काम किया था, और उसका मान कैसा आया था? ऋणावेशित आया था ना। तो जिनका जिनका ऋणावेशित आएगा तभी SHE के सापेक्ष किसका काम करेंगे? एनोड का काम करेंगे। ऋण चिन्ह ये दर्शा रहा है। ऋण चिन्ह से मत समझ लेना कि माइनस इसका मान है, नहीं तो हमने तुमको लिखवाया कि मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में इसको रख रहे हैं ना। अभी देखोगे -0.34 से ये 3.04 से अगला वाला आता है 2.92। इन दोनों बताओ कौन बड़ा है? -2.92 बड़ा है ना, तो बढ़ता क्रम हो गया। इसलिए याद रखे रहना, ये माइनस को हम नहीं ध्यान देते, इसके जो निरपेक्ष मान है उनको याद रखना है कि वो घटते क्रम में है। माइनस बस यही बता रहा है ये किसका काम करेंगे? एनोड का काम करेंगे। किसके सापेक्ष? SHE के सापेक्ष। हो जाएगा ना, क्योंकि विद्युत रसायन में SHE को ही निर्देशीय इलेक्ट्रोड माना गया है, उसी के आधार पर सबका निकाला गया है। हो जाएगा? तो चलो शुरू करो। अब इसमें देखो, अब जितना पतला हो सके इसको बनाना, ये भी जितने तुम्हारा हो जाएगा उतना ही बनाना, बाकी इसको छोड़े रहना, क्योंकि इधर इधर तीर बना के हम लोग लिखेंगे कि कौन सा क्रम हो रहा है, नीचे जाने पे कौन सा क्रम हो रहा है, ऊपर जाने पे। दो दो तीर दोनों तरफ कम से कम छूटनी चाहिए। इधर के लिए भी 2 तीर बनाएंगे और इधर भी 2 तीर बनाएंगे, मतलब 4 तीर बननी चाहिए। तो उस हिसाब से सोच लो कितना चौड़ा तुम्हें रखना है। ये तो केवल प्रतीक लिखना है ना, बहुत पतला सा बना दो जिसमें तुम्हारा प्रतीक हो जाए। इसमें बस 2 शब्द लिखना है तो ऐसा बनाओ बस केवल 2 ही शब्द, उससे ज्यादा कुछ ना हो, तीसरा आ जाए तो हो ही ना उसमें, इस प्रकार से। लेकिन इसके लिए सब जगह छोड़े रहो कि 4 लाइन जगह 5 लाइन बनाए तब भी हो जाए। समझ गए? जल्दी करो, तब आगे शुरू करें फटाफट सबका। और ये श्रेणी कल सबसे सुनेंगे हम लाइन से पूरा का पूरा, ठीक है? क्या करो? हाँ, एनटीपी के नीचे ही ऐसा बनाना कि पूरा एक ही पेज में आए, इसीलिए नए पेज से लिखवा रहे हैं। 23 तो है, 23 तो पूरा एक पेज में होना चाहिए, नहीं क्योंकि तीर गलत हो गई तुम्हारी तरफ। चलो शुरू करो। पहला वाला है लिथियम Li प्लस Li, उसका -3.04 हो गया ना। दूसरा आता है पोटेशियम K, दूसरा तत्व पोटेशियम K हो गया। इसका क्या होगा जी? पोटेशियम कितना आवेश बनाता है? 1 आवेश। पोटेशियम केवल K प्लस बनाता है, तो इसका वाले का प्रदर्शन होगा K प्लस से K। जितना बनाता है बस उसको धनायन उसका पहले लिख दो, बाद में उसका परमाणु लिख दो, K प्लस से K। इसका होगा -2.92, -2.92 हो गया ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बेरियम, Ba। बेरियम का प्रतीक होता है Ba, हो गया ना। ये बनाता है 2+, तो इसका वाले का प्रदर्शन होगा Ba2+ से क्या जी? Ba। ये सभी इलेक्ट्रॉन प्रदर्शन कौन से है? कैथोड है ना। यहाँ पे एक काम करो, हेडिंग में ही लिख दो, क्या लिख दो? कैथोड। मतलब ये कैथोड की स्थिति में इसका प्रदर्शन है। अगर इनको एनोड में बदलना है तो उल्टा करना होगा, और साथ में चिन्ह भी उल्टा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा? हो गया। Ba का लिख लिए, Ba2+ से Ba, उसका होता है -2.90, -2.90 हो गया। इसके बाद आता है स्ट्रांसियम यसार, SR, ये भी 2+ बनाता है, तो इसका भी SR 2+ से SR
गया। इसका होता है -2.89। मतलब देख रहे हो इनके विभव में इतना कम अंतर है कि लगभग समझ लो इनकी क्रियाशीलता समान होती है, ज्यादा अंतर नहीं होता इनकी क्रियाशीलता में। हो जाएगा। आगे लिखो, यसार के बाद कैल्शियम Ca हो गया, Ca2+ बनाता है। इसका Ca2+ से Ca लिखोगे, हो गया। इसका होता है -2.87, -2.87 हो गया ना। उसके बाद लिखो ये के बाद ये सोडियम Na हो गया, Na+ बनाता है अर्थात Na+ से Na। इसका होता है -2.71 हो गया। उसके बाद Na के बाद Mg मैग्नीशियम, Mg कितना प्लस बनाता है जी? 2+ बनाता है ना। Mg बनाएगा 2+ से क्या बनाएगा? Mg, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। इसका होता है -2.37 हो गया ना। अब देखो इनकी क्रियाशीलता इतनी ज्यादा है, इसके बाद क्रियाशीलता में अचानक ज्यादा कमी हो जाती है। इसीलिए तुमने पढ़ा होगा धातुएं जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातुएं जल से क्रिया करके अपना क्या बनाती हैं? धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इसका मतलब धातुएं क्षार बनाएंगी, समझ गए? धातुएं क्षार तुरंत नहीं बनाती है, धातुओं के ऑक्साइड क्षार बनाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जब जल में घुलते हैं तब क्षार बनता है। लेकिन एक चीज को याद रखना, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो यहां तक का पढ़ लिए हम ना, इतना जो पढ़ लिए अभी, इनकी क्रियाशीलता देखो इतनी ज्यादा है कि ये जल से सीधे क्रिया करके क्षार बना लेती है। अर्थात इनको पहले ऑक्साइड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात सोडियम की क्रिया अगर हम जल से करा देना तो डायरेक्ट बन जाता है NaOH, और कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस। और इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा उष्मा निकलती है। उस निकलने वाली उष्मा से H2 गैस जलने लगती है, जिससे हम कहते हैं कि सोडियम पानी में जाने के बाद जलने लगता है। सोडियम नहीं जलता है, जो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है वो जलती है। समझ गए? ये ध्यान में रखते रहना। चलो आगे बढ़ो। तो इसके बाद देखो, अब इसके बाद जो यहां तक है ना, सबकी क्रिया इसी प्रकार की होगी। अर्थात इसमें जितना पढ़ लिए हैं सबको अगर H2O से क्रिया करा दो सभी अपना OH वाला हाइड्रोक्साइड बना लेंगे और H2 गैस बाहर निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो क्रियाशीलता में अचानक कमी होती है, और जब क्रियाशीलता कम हो जाएगी तब उनके पास इतनी क्षमता नहीं रह जाएगी कि वो डायरेक्ट क्षार बनाए। जैसे इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? Mg हो गया ना, हो गया ना Mg। Mg भी ऐसा ही करता है, इस तरह वाला नहीं बनाता है। Mg के बाद देखो कौन आ रहा है? Al का देख लेते हैं। अगर Al की क्रिया H2O से कराएं तो इसकी तरह बनाने पर तो AlOH बनना चाहिए ना अपना क्षार, और प्लस क्या बनाएगा? H2। लेकिन इसकी क्रियाशीलता कम होने के कारण ये ऐसा नहीं करता है। क्या होता है? ये अपना बनाता है ऑक्साइड Al2O3 + H2 गैस निकालता है। हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कहां तक है? सोडियम तक। ये देखो इनकी क्रियाशीलता लगभग देखोगे समान है। ये वाले का भी कम हो गया है, ये भी कुछ परिस्थितियों में क्षार बना लेता है लेकिन साधारण परिस्थितियों में नहीं बनाता है। समझ गए? अब इनमें देखोगे तो इनकी क्रियाशीलता में अर्थात इनके अपचयन विभव में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। देख रहे हो? इसके बाद से यहाँ पे देखो लगभग मान के चलो 30
35 का अंतर हो गया 0.33 का। इसके बाद वाले का आ रहा है माइनस 1.66 हो जाता है, मतलब इसके बाद देखें तो क्रियाशीलता काफी तेज घट रही है। तो इसके बाद वाले जो होते हैं अपना क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, और इसके ऊपर वाले जितने हैं सभी अपना क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ऐसा रिएक्शन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, सोडियम की जल से क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, परंतु मैग्नीशियम की जल से क्रिया कराने पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। ऐसा क्यों होता है? तुमने कक्षा 8 के विज्ञान में पढ़ा भी होगा, जब सोडियम की क्रिया जल से हुई थी तो NaOH बना था, उसी के ठीक नीचे मैग्नीशियम की क्रिया जल से कराई गई थी तो MgO बना था। लेकिन वहां पे हम लोग समझे नहीं थे, हम लोग समझने की कोशिश नहीं किए होंगे कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि वहां पे हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब सोडियम मैग्नीशियम के बारे में ही नहीं जानते थे, उनकी क्रियाशीलता के बारे में क्या जानेंगे। हमको पढ़ा दिया गया कि Na एक तत्व सोडियम होता है, Mg एक तत्व मैग्नीशियम होता है, बस इतना ही जानते थे। आज तक तो लोग यही जाने है ना। सारणी की शुरुआत तो हमारा 9-10 में जाने के बाद हुई है। इस सारणी के बाद उसमें व्याख्या की गई कि इनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, इनकी क्रियाशीलता कम होती है। व्याख्या तो हम लोग उच्च कक्षाओं में जाने के बाद की है। तो वहां पर भी यही अभिक्रिया थी, NaOH वाली ये अभिक्रिया थी और Mg वाली ये अभिक्रिया थी। लेकिन हमने वहां पे समझने की कोशिश नहीं की कि सोडियम भी एक धातु है, मैग्नीशियम भी एक धातु है, फिर भी एक ने अपना हाइड्रोक्साइड बनाया और एक ने अपना ऑक्साइड बनाया। ऐसा क्यों? वहां हम लोगों ने कुछ नहीं समझा, बस रट लिए थे, लिखवा दिया है कॉपी में, रट के नंबर पा गए, हो गया काम खत्म। लेकिन अब यहाँ पे तुमको ध्यान देना है, यहाँ पे कारण पूछा जाएगा, केवल रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा, कारण पूछा जाएगा कि क्यों बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, जिससे ये जल से क्रिया करके अपना क्षार नहीं बना पाती। हो जाएगा? तो शुरू करो। कहां तक लिखे अभी? मैग्नीशियम हो गया ना, Mg हो गया, उसका लिखो Al, एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम हो गया। इसका होता है 3+ बनाता है ये, तो इसको क्या लिखेंगे, Al3+ से Al हो गया। और इसका होता है -1.66, -1.66, ये वाला कॉलम एकदम बीच में लिखना। हो गया -1.66। Al के बाद देखो Mn, मैग्नीज, Mn ये अपना 2+ बनाता है, Mn2+ से Mn2+ से Mn। इसका होता है -1.18, -1.18 हो गया। Mn के बाद आता है Zn, जिंक हो गया ना, ये भी बनाता है 2+, तो इसका क्या लिखेंगे, Zn2+ से Zn। इसका होता है, पढ़े अभी हम लोग कल निकाले इसका, -0.76 हो गया। उसके बाद Zn के बाद आता है Cr, क्रोमियम, ये बनाता है 3+, तो Cr3+ से Cr होगा। हो गया। इसका होता है -0.74, हो गया। फिर आता है Fe माने तो आयरन, Fe हो गया। Fe का होगा, ये 2+ वाला यहाँ पे रहता है, Fe 2 आयन बनाता है ना, लेकिन यहाँ पे 2+ वाला होता है इसका। Fe2+ से क्या रहेगा, Fe याद रखेगा ना, सबका एनोड प्रदर्शन है, ये एनोड प्रदर्शन किसी का नहीं है। इसका होता है -0.44 वोल्ट। इसका पिछले सवाल में प्रयोग हुआ था एक जगह पे, जहां पे सामने स्थिरांक Fe निकाले थे हम लोग। हो गया -0.44 वोल्ट हो गया। Fe के बाद आता है कैडमियम, Cd
हो गया सी डी, ये बनाता है 2 प्लस, तो अर्थात इसको लिखेंगे सी डी 2 प्लस से सी डी। सी डी का फुल फॉर्म क्या होता है जी? ये वाला सी डी नहीं जो चलाते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऐसा हम लोग के वाइवा में पूछा गया था विश्वविद्यालय में, कहीं कि एक एक्सेल बनाना था जिसको सीडी में प्रतिस्थापित करना था, और जब ले जाके उसको जमा किया गया था आधे बच्चों से पूछा गया था सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, और लगभग लोग नहीं बता पाए थे सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। लिखो आगे, सीडी हो गया, फिर सीओ कोबाल्ट, सीओ इसका होता है -0.4, -0.4 और आगे चाहो तो 0 लिख लो, मतलब 40 होता है, 40 -0.40 हो गया। उसके बाद कैडमियम के बाद आता है कोबाल्ट, CO, ये भी 2 प्लस बनाता है, 2 प्लस, तो इसका भी लिखना है CO 2 प्लस से CO, CO 2 प्लस से CO हो गया। इसका होता है -0.27, -0.27। हम लोग धीरे धीरे 0 के पास पहुंच रहे हैं, अर्थात यहीं पर आएगा हाइड्रोजन। क्या आएगा? हाइड्रोजन। क्या लिखे अभी? कोबाल्ट हो गया ना, लिखो निकिल, Ni, निकिल का होता है Ni, ये भी बनाता है 2 प्लस, Ni 2 प्लस से Ni हो गया। इसका होता है -0.25, -0.25 हो गया। उसके बाद 3 का होता है यस्यन हो गया, ये भी बनाता है 2 प्लस, यस्यन 2 प्लस से यस्यन हो गया। आगे लिखो, क्या लिखे? यस्यन 2 प्लस से यस्यन, इसका होता है -0.13, -0.13 हो गया। उसके बाद लेड पीबी, ये भी बनाता है 2 प्लस, पीबी 2 प्लस से पीबी, इसका होता है -0.12। इसके ऊपर वाले में क्या लिखवाए हैं? 18 ना, ठीक है, -0.12। अब आता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को लिखोगे H2, क्योंकि ये तो अकेले रहता नहीं है, तो क्या लिखेंगे? H2। वैसे इसको धातु में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसे धातु हम कहते नहीं है, ठीक है, ये श्रेणी धातुओं की है, लेकिन अगर इसको नहीं रखेंगे तो हमें तुलना करने में परेशानी हो जाएगी, इसलिए हम हाइड्रोजन को यही रखते हैं। सारी तुलनाएं हाइड्रोजन के आधार पर ही चलती है, कि हाइड्रोजन से ऊपर होगा तो ये होगा, हाइड्रोजन से नीचे होगा तो ये होगा, हाइड्रोजन से ऊपर वाले ये करेंगे, हाइड्रोजन से नीचे वाले ये करेंगे, सब तुलना हाइड्रोजन के आधार पर ही चलती है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन को रखना आवश्यक है। समझ गए? तो लिखो इसमें क्या लिखे जी? H2 लिखे। तो H2 का रिएक्शन क्या होगा आप बताओ? H प्लस से इसका H होना चाहिए, क्योंकि H प्लस वाला आयन बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन कभी अकेले रहता नहीं है, 2 के रूप में रहता है, इसलिए यहाँ पे 2H प्लस से H2 करना होगा, इसको हो जाएगा। तो इसका प्रदर्शन ये लिखोगे 2H प्लस से H2, 2H प्लस से H2 हो गया। इसका होता है कितना जी? 0.00, इसी के आधार पर तो सबका निकाले हैं 0.00। अब देखो जो इसके नीचे आएंगे सबका धनात्मक होगा, अर्थात वो ये SH3 के सापेक्ष किसका काम करेंगे? कैथोड का काम करेंगे।
देखो अगला आता है Cu, कॉपर। Cu ये बनाता है 2+, तो Cu2+ से क्या लिखेंगे? Cu। इसका होता है +0.34, +0.34, +0.34। उसके बाद आता है Hg माने तो मरकरी, Hg भी बनाता है 2+, इसका Hg हो गया, इसका होगा +0.79। उसके बाद आता है Ag, सिल्वर। ये कौन सा बनाता है? प्लस बनाता है Ag प्लस से Ag, इसका होता है +0.80, हो गया। प्लेटिनम Pt, ये भी 2+ बनाता है Pt, इसका होता है +1.20। लास्ट में आता है गोल्ड Au, 23 हो गया। Au ये 3+ बनाता है, Au 3+ से Au, इसका होता है +1.50, हो गया। बस ये धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसको क्रम से याद करना है और इसकी व्याख्या हम लोग कल पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। इसमें कुछ चीजें पहले लिख लेते हैं, जैसे तुमने लास्ट वाले खाने में इनको लिखा ना, तो अब ये श्रेणी में क्या पता चलता है ये भी तो जान लें। श्रेणी बनाने से नहीं मतलब है, कुछ अर्थ भी तो निकलना चाहिए उसका। तो सबसे पहला काम, इस साइड में एक तीर नीचे की ओर बनाओ, नीचे की ओर, हो गया। तीर नीचे की ओर बनेगी और इसमें लिखोगे क्या? देखो, सक्रियता का घटता क्रम। कौन सा क्रम जी? घटता क्रम, हो गया ना। और फिर अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता का, देखो कैसे लिखना, अभी ध्यान से देखो तब छापना। अपचायक क्षमता का घटता क्रम, हो गया ना। तुम्हारे में तो 23 लाइन होगा ना, यहीं पे कॉमा करके लिख लेना, ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम, हो गया ना। तो एक लाइन बना लो और इसकी इधर लिख लो सक्रियता का घटता क्रम, हो गया ना। और इस पे लिख लो अपचायक क्षमता का घटता क्रम और ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम। इसका मतलब जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तीर नीचे की ओर जा रही है ना, तो जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो 3 चीजें हमें पता हो जानी चाहिए। क्या क्या? सक्रियता घट रही है, अपचायक क्षमता घट रही है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है, ठीक है ना। ये चीज को लिखना है, जल्दी करो। तीर बनाओ, जो गिनती लिखे हो ना उसके इस साइड में। अलग से क्या देखें, कहाँ लिखे हो पहले, कॉपी दिखाओ। हाँ, तो उसी के बगल में बनाओ इधर एक तीर। ये तो खाना बटा हुआ था ना, एक तीर बनाओगे जिसमें नीचे की ओर ये इंडिकेशन दिख रहा है। काली पेन से बनाओ इसको, काली पेन से लिखना है। ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम, काली पेन से बना के काली पेन से लिखो, जिससे अलग दिखे हो। ये लिखे हैं सक्रियता का घटता क्रम, ये है अपचायक क्षमता का घटता क्रम और ये है ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम।
हो गया, कर लिए। ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम, तीनों लिखना है तुमको। हो गया, कर लिए जी। लिख लिए तीनों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली तीर, अब इसके एक साइड में बनाओ एक तीर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। उस तीर का इंडिकेशन नीचे से ऊपर होगा। हो गया, नीचे से ऊपर। उसमें भी इसी प्रकार से तीन चीजें लिखी जाएंगी, बस इसका ठीक उल्टा। इसमें इधर लिखोगे सक्रियता का कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। सक्रियता का बढ़ता क्रम मतलब जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो सक्रियता क्या होगी? बढ़ेगी। हो गया ना। और इधर लिखना अपचायक क्षमता का कौन सा क्रम जी? बढ़ता क्रम। कॉमा लगाना ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम। हो गया ना। तीन चीजों को लिख लेना है, अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम, ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम। हो जाएगा। अब इसमें इससे ज्यादा की जो चीजें इसको हम लोग कल समझेंगे। इतना तो बस ये मुख्य रूप से याद रखो, ये तीन में से कोई एक क्रम साधारण रूप में पूछ लिया जाता है कि चार तत्व दिए गए हैं, उनको सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित करो, चाहे अपचायक क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित करो, चाहे ऑक्सीकारक क्षमता के बढ़ते क्रम में करो, चाहे उधर घटते क्रम में करो। हो जाएगा। ये याद रखे रहना। तो इनको याद रखे रहो कैसे जाना है। अगर घटता क्रम पूछा गया तो ऊपर से नीचे लिखना है, बढ़ता क्रम पूछा गया तो नीचे से ऊपर लिखना है। हो जाएगा। चलो बाकी चीजें करोगे।